तो भाई अब आराम करने का समय खत्म हो गया। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप पहले से आराम कर रहे थे, बट फिर भी यार जो दिमाग में था कि यार एग्जाम कब होगा नहीं होगा, आईटी की बात कर रहा हूँ, जेईई मेन की बात कर रहा हूँ, तो सहनाई जो है ना बच चुकी है, बिगुल भी बच चुका है और अब मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि वही कोई स्ट्रैटेजी सर बताने वाले हैं, अगले 45 दिन में क्या होने वाला है, यार जेईई में अप्रैल में होने वाली है, मई में होने वाली है, क्या होने वाला है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, भाई डेटा बचाओ, भागो, डेटा का बचना बहुत जरूरी है। आखिरकार आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टा यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और यूट्यूब पर बाकी चीजों को भी देखना है। अभी होली का समय आ रहा है, गाना भी तो सुनना है, निकलो निकलो निकलो। सिर्फ वही रुकेंगे जिनको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी चाहिए आने वाले आईटी के लिए, आने वाले जेईई मेन एग्जामिनेशन के लिए। और याद रखना दोस्त, शुरुआत करने से पहले एक स्लोगन हैशटैग के साथ याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगले 45 दिन अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि 45 दिन नहीं लगे जैसे कि ये मेरे जीवन का बहुमूल्य 45 दिन 45 वर्षों के सुख का एक स्रोत बनने जा रहा है। अब यहां पर जेईई मेन 2022 एनटीए ने अनाउंस कर दिया, कल मैंने वीडियो डाल भी दिया था, डेट अलग से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी फर्स्ट सेशन अप्रैल में होगा, सेकंड सेशन मई में होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर मैं ये स्ट्रैटेजी लेकर चलता हूं तो सर मुझे कैसे पता चले कि मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाऊं। पहले उद्देश्य की बात करते हैं, पता चल जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जो पढ़ाई करते हैं, हमारी जो पढ़ाई होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितना प्रिपरेशन करना चाहिए कि उसके बाद हमारे को एग्जाम में इतने नंबर के बाद फलाना ब्रांच मिल जाएगा, वो वाला ब्रांच मुझे चाहिए, वो वाला एनआईटी मुझे मिल जाएगा। सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं पिछले खास करके अगर मैं 2021 और 2020 को ही पैमाना मानता हूं, यही 2 वर्ष का अगर मैं पैमाना मानता हूं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्कोर 175 आउट ऑफ 300 है, मैं यहां पर +5 -5 की स्ट्रेटेजी रखता हूं, तो मतलब कहने का हुआ कि 170 से 180 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप मतलब लगभग 99 परसेंटाइल वालों में चले जाओगे, 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले में आप चले जाओगे। ये पिछले 2 साल का जो लेखा जोखा है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखना दोस्त। मैंने पहले बोल दिया, अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो खामखा डेटा मत बर्बाद कीजिए। अब चूंकि यहां तक आप रुक गए हैं तो पूरी वीडियो देखना, एक एक बात बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज भी काम पर बताऊंगा कैसे करना है। तो 99 परसेंटाइल आपको है, उसमें से इस स्कोर को याद रखिएगा, ये आपको लाना है। ऐसा लाने से क्या होगा सर? ऐसा लाने से आपका रैंक लगभग 10,000 के आसपास आएगा। आपका रैंक लगभग 10,000, अगेन बोलता हूं ±1,000 ले लेते हैं, 10,000 रैंक के आसपास आप पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? 10,000 रैंक आने का मतलब होता है कि आप भारत सरकार के अच्छे एनआईटीज की अगर बात करें या ट्रिपल आईटीज की बात करें, मैं इसी 2 की बात करता हूं, अगर आप इसके हिसाब से देखें तो आपका फेवरेबल, आपका फेवरेट सीएस ब्रांच आपको मिलेगा। हालांकि यहां पर मैं 10,000 के लिए एक चीज बोल दूं, मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। अगर आपका स्टेट कोटा है तो और चांस बढ़ जाएगा, बट आप इस स्कोर को दिमाग में रखें कि इससे कम पे आप 10,000 से बाहर रह जाएंगे। इससे अगर कम स्कोर आया तो आप 10,000 के रैंक में नहीं आएंगे, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। यानी आपका स्कोर इसके अराउंड आने के लिए, ये रैंक आने के लिए 175 के आसपास होना चाहिए। दिमाग लगा लो कैसे हिसाब लगने वाला है, इतना सोच लो। पहले मेरी बात क्लियर हो गई होगी यहां तक, यानी कि स्कोरिंग में। अब आता है मुद्दा कि यहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, सर मेरी तो तैयारी नहीं हुई, सर मैंने अभी तक तो, सर मैं बोर्ड वाले कंफ्यूजन में पड़ा हुआ हूं कि मैं बोर्ड दूं कि मैं आईटी दूं, मैं क्या करूं, मेरी तैयारी उतनी नहीं हुई सर, मेरा दूसरा वाला सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है। वो जमाना और था जब 2 सब्जेक्ट अच्छा होता था तो सिलेक्शन हो जाता था, अब जमाना बदल गया है, अब आपका 3 सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए तो आपके स्कोर में 4 चांद लगेगा। इसलिए अब अगला सवाल आता है कि सर अगर मेरे को नंबर कम आया तो भी याद एक चीज जान ले, अगर तू इंजीनियर बनना चाहता है ना, तो तेरे को एक बात पता होना चाहिए कि मुझे बनना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ये मेरा अपना स्वैग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बनना है मेरे को। क्यों? आज से 4 साल बाद, मान ले तेरा सिलेक्शन नहीं होता इस बार, तू अपने पिताजी के पैसे के बल पे किसी सड़े हुए चिंदी मिंदी कॉलेज में तूने एडमिशन ले लिया, वहां जाकर तू बहुत मेहनत कर भी लेगा भाई, तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, ज्यादा पैसे मिलने वाले नहीं, उम्मीद मत रख। लेकिन यहां पर मेहनत करके अगर तू बढ़िया आईटीज, एनआईटीज या कुछ भी अगर ट्रिपल आईटीज में तो लगा, अपने टैग लगा लेता है ना, तो तेरा जो भौकाल है वो इतना बड़ा होगा भाई कि तू बस
तू सीधे कह तेरा भाई किसी से कम है क्या, अपन एकदम बॉस बिड़ू एकदम टकाटक। तो टकाटक जिंदगी के लिए भगाभग पढ़ाई करने का, और भगाभग पढ़ाई करने के लिए 175 क्रॉस करने का। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो क्या हमें कॉलेज नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्त। एक और बात बता रहा हूं, इसी जगह में थोड़ा सा ऊपर हो जाओ भाई, यहीं पर मैं बताता हूं। देखो, अगर आपने 110 के आसपास, अगर आपने 110 के आसपास का स्कोर कर लिया, अगेन प्लस माइनस 10, प्लस ही कर दो माइनस मत करना, 110 के आसपास अगर आपने ले लिया तो आपका रैंक क्या होगा ये भी देख लो। बहुत कमाल का चीज बता रहा हूं दोस्त, बड़ा काम आएगा। और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने सारे दोस्तों को दिखाओ। ये नहीं कि अपना देख लिया ऐश कर रहे हैं, सबको दिखाओ यार, थोड़ा बहुत मुझे भी बताओ कि आपको कैसा लगा, कमेंट करना। अब तक लाइक ठोक दिया होगा तूने, मुझे पक्का यकीन नहीं ठोका, ठोक दे भाई। अबे क्या कर रहा है, ठोकना है, ओहो मार जल्दी से, वेरी गुड। चल अब देख, अगर तू इतना कर लेता है तो तेरा स्कोर, तेरा रैंक जो है वो यहां पर आएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको NITs मिलेंगे, आपको IIITs मिलेंगे, लेकिन आपको CS ब्रांच नहीं मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिल भी सकता है पर चांसेस कम है। अदर ब्रांचेस मिलेंगे। क्या अदर ब्रांचेस खराब होते हैं? नहीं यार, खराब नहीं होते, पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको CS ब्रांच मिलता है भारत के किसी भी IITs NITs के, अगर पिछले 6-7 साल का अगर मैं एवरेज एग्रीगेट निकालूं कि पूरे भारत का क्या सीन है, तो मैं आपको बता दूं कि 15 लाख से लेकर 20 लाख तक का पैकेज आपको CS में मिलता है भारत के किसी भी NITs के हिसाब से। IT की बात नहीं कर रहा हूं मैं, NIT की बात कर रहा हूं। IT तो भी एडवांस वाली बात, वो अलग है। ITs के हिसाब से इतना मिलेगा भाई, कम नहीं होता। पर वही अगर आप किसी चिंदी बिंदी कॉलेज से करोगे CS, तो इतना पैकेज भूल जाओ, आगे का नंबर हटा दो, 5 मिल गया तो काफी है। अब यही बात है कि बाकी ब्रांचेस में ऑब्वियस से थोड़ा कम मिलेगा यार, तो लगाओ ना जोर यार, CS लो ना। मैं ये नहीं कहता कि मैकेनिकल इंजीनियर को सैलरी नहीं मिलती, सिविल को नहीं मिलती, सबको मिलती है, सब अच्छे होते हैं, बट सबसे अच्छे तुमने कभी किसी चीज में सेक्रीफाइस तो नहीं किया। तुम्हें हर चीज अच्छी चाहिए यार, जिंदगी में हर चीज टकाटक चाहिए, तो नौकरी, जॉब, ब्रांच, एवरेज क्यों, रैंक। अगर आप इस वैल्यू लाते हैं, सिलेक्शन तो इसमें भी आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन सोचिए, IIT का टैग मैटर करता है, NIT का टैग मैटर करता है, आप वहां तो पहुंच रहे हैं, और अगर वहां पहुंचते तो बाकी एवरेज चीजों से तो आप बेहतर हैं। भले ही मैकेनिकल ब्रांच मिले, माना CS वाला रैंक नहीं मिल रहा है, माना कुछ भी, पर साधारण ग्रेजुएशन करने से, किसी झंगू मंगू कॉलेज से, झल्लूदास कॉलेज से ग्रेजुएशन करने से, या इंजीनियरिंग की डिग्री लेने से क्या ही हो जाएगा। लूट लपाटा कॉलेज में जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। आप उससे बढ़िया किसी IITs NITs से मैकेनिकल सिविल करके निकलो, अच्छी खासी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि अगर 110 का स्कोर करते हो तो ये आपको मिलेगा। 45 दिन में दिमाग लगा लो, 175 पार, 110 के पार, वो तुम देख लो 10,000 रैंक आएगा 175 पर, और 110 के आसपास ये आएगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच इस पे नहीं मिलेगा, उस पे मिलने के चांसेस है। यानी अगर मैंने किसी तरह खुद को 200 क्रॉस करवा दिया, चकदे फट्टे नपदे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली, टकाटक बेटा कुरकुरे खा ले, जिंदगी ऐश की है, यहां तक बात होगी। उसके बाद मस्त चौड़ा करके ना कॉलर वॉलर खड़ा करके JEE एडवांस देने जाएंगे, फाड़ देंगे। तो ये कहानी हो गई, स्कोर बता दिया, आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी क्या है? अगली है 45 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी मेरी, मैं ऐसा क्या करूंगा कि अगले 45 दिन में मतलब गर्दा उड़ा देंगे। बोले तो गर्दा मचा दिया, ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा भाई तुझसे और क्या, कोई दूसरा थोड़ा ना आएगा तेरे को पढ़ाने के लिए, तू खुद 45 दिन में यार तुझे करना है, तेरी जिंदगी तुझे बनानी है। इमेजिन करो, इमेजिन करो 16 अप्रैल को तुम JEE मेन देने जा रहे हो, और शाम में जब तुम एग्जाम देकर आते हो घर, तुम्हें लगता है कि मेरा 200 क्रॉस कर लिया। अगले 4 साल बाद घर में कम से कम इतना तो तय है कि लाखों की बरसात हो सकती है। अब ये आप तय करेंगे इन 45 दिनों में, कैसे? अपनी स्ट्रेटेजी को बनाकर। कैसी स्ट्रेटेजी बताता हूं। अपने इस 45 दिन को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं समझाता हूं, अगले स्लाइड से चलिए। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको यहां पर मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि सर मुझे ना फिजिक्स में, मुझे ना मैथ में, या मुझे केमिस्ट्री में, सर चैप्टर वाइज बताइए वेटेज, मैं बना दूंगा वीडियो, बस कमेंट कर देना दोस्त, मैं बना दूंगा, कल परसों तक बना दूंगा, कल ही बना दूंगा, आज बना दूंगा यार, बस तू कमेंट कर। कमेंट ज्यादा आना चाहिए, नहीं कि एक बच्चा कर दिया, ऑब्वियसली यार शेयर करो, सबको दिखाओ। फिलहाल सब्जेक्ट वाइज बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस तीनों में सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगता होगा? गारंटी से कहता हूं केमिस्ट्री लगना चाहिए। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, किन्हीं का मैथ बहुत अच्छा होता है, पर ऑन एन एवरेज आपका क्या अच्छा होना चाहिए? केमिस्ट्री। चलो आपका अच्छा नहीं है, छोड़ो, पहले ये सवाल का जवाब दो, सबसे आसान क्वेश्चन किस में आएगा? अगेन आपके दिमाग में केमिस्ट्री आएगा,
ऑब्वियसली। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसान वो होता है जो आता है, आसान वो नहीं होता है, वो टफ होता है जो हमें नहीं आता है। सिंपल। केमिस्ट्री आपको आती होगी तो आसान है, मगर मुद्दा ये है कि अगर आपने केमिस्ट्री में स्कोरिंग करना सोचा, सोचिए आपको 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। सिंपल फंडा है। 25 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का ये पेपर है। अगर 100 नंबर के पेपर में आप सोचने वाली बात है, आप अगर 80 के आसपास की स्ट्रेटेजी बना लेते हो तो काम बन गया ना मेरा। अब स्ट्रेटेजी 80 से 80 के आसपास कैसे बनेगी? 75-80 के आसपास बनाने के लिए मतलब मेरे को कम से कम 20 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अब 20 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको नॉलेज है कि नहीं, अपना देख लो भैया। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें? इंपॉर्टेंट होगा एनसीईआरटी। देखिए एक चीज बता दूं, एनसीईआरटी आपके हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन एनसीईआरटी यहां केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है? पीवाईक्यू। इसको छोड़कर तो कुछ सोचना ही नहीं है। पीवाईक्यू में क्या करना है? 2021, 20, 19 खाली इस 3 साल के पेपर बना दो, काम खत्म, टेंशन लेने का नहीं। सेम वही कहानी मैथ पे अप्लाई करो। आपको बता दूं, पिछले 2 साल से मैथ में जो क्वेश्चंस आ रहा है, ये चूंकि मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं, फिर भी मैंने पूरी स्टडी की, मैंने देखा कि क्या होता है। तो मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, सारे मैथ्स के टीचर भी इस बात से अग्री करेंगे कि जो पिछले 2 साल में खास करके 21 और 20 में जो क्वेश्चन आया हुआ है मैथ का, इसमें पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस होते हैं। यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन मतलब लगभग 30 में से आप समझ लीजिए कि 15 क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का लगेगा यहां पर। यानी अगर आपने इसमें से 15 क्वेश्चन का भी हिसाब किताब लगा लिया, मतलब आप 60 के स्कोर पर खड़े हैं कम से कम। और दूसरी बात है यार, तुमने मैथ लिया है दोस्त, अच्छा होगा तभी तो लिया है, तो मैथ तो डिसाइडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सबका अच्छा होगा। और कभी ये मत कहना यार कि पेपर बड़ा टफ होता है। अच्छा, टफ पेपर मींस अपॉर्चुनिटी है, इजी तो सबको लगेगा, और जब इजी सबको लगेगा तो फिर स्कोर तो गया तेल लेने के लिए। तो आपका ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कम से कम पीवाईक्यू पर कमांडो। बाकी चैप्टर्स आप जो देखेंगे। आते हैं फिजिक्स पर। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में कि सर फिजिक्स में एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़े आता है। सीधी बात है, सरकार को अपनी किताब को प्रमोट करना है। एनटीए को ये गाइडलाइन दी गई है, भैया कुछ भी हो जाए सरकारी किताब को टच करके रहना है, छोड़ना नहीं है। आप फिजिक्स के पिछले साल के पेपर, अगेन मैं कहता हूं 21 और 20 को उठाकर देख लो, 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली है। एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका आपको होगा तो बोलना, मैं फिजिक्स के लिए बता दूंगा कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, आप डायरेक्टली पहली बार एनसीईआरटी मत कूदना, उसका तरीका है। बोलोगे तो बता दूंगा, पर फिलहाल आप देखना एनसीईआरटी में ना बहुत सारे सेगमेंट बने हुए हैं। इंटेक्स्ट का सेगमेंट बना हुआ है, ब्लू बॉक्स बना हुआ है, इसके अलावा पॉइंट्स टू पॉन्डर करके सेगमेंट बना हुआ है, एक्सरसाइज है। आप लास्ट मोमेंट पे अगले 45 दिन में उस सेगमेंट पे जाओ, जो चैप्टर आपका अच्छा है उस पर काम करो। फिजिक्स में आप देख लो क्वेश्चन वहां से आएगा, और प्लस पीवाईक्यू तो आपको सब में करना है। पीवाईक्यू तो मैं सीधा कहता हूं 21, 20, 19, 30, 30 साल के 3 साल के सारे क्वेश्चन पेपर को उठाकर बना लो भैया, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, अगर मैं यहां पर जान रहा हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन यहां से मेरे को आएगा, चल 15 भी मेरे सही हो गए तो 60 इसमें मारा, 60 इसमें मारा, 120 तो ऐसे ही हो गए। और अगर कहीं इसमें तूने 80 कर दिया तो 200 पहुंच गया। स्ट्रैटेजी सोचने वाली बात है। अब तुम कहोगे सर ऐसा थोड़ी, इतना हलवा थोड़े, हलवा तो कुछ भी नहीं, तो इंजीनियर बनना हलवा थोड़े, साधारण काम नहीं करने जाओ। अगले अरे भाई साहब आपके नाम के आगे ईआर लगने वाला है, ईआर नाम के आगे रुतबा बढ़ा देता है। फोन करोगे ना, मैं इंजीनियर फलना बाबू बोल रहा हूं, भाई लोन लेने वाले तो ऐसे पहुंच जाएंगे, भैया आप ले लो मेरे से लोन, होम लोन, ये लोन वो लोन, तुम्हारी जिंदगी चकाचौंध। कोई आम आदमी फोन करे, मैं मिस्टर ये बोल रहा हूं, पूछेगा तेरी औकात क्या है, लेवल बढ़ने वाला है तो मेहनत भी कर लो। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बोला मैंने, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा स्कोर देने का दम रखता है। वैसे तीनों में ये मिनिमम फिगर आपको रखना है। 200 का टारगेट लेकर चलिए, 175 तो बना, लेकिन 200 टारगेट रखिए ताकि आराम से बढ़िया टॉप 10 एनआईटीज में आपको जगह मिलने का चांस बन जाए। आगे बढ़ते हैं। अगली बात है कि मॉक टेस्ट क्या होगा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको बच्चे सबसे कम वैल्यू देते हैं। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। अगले 45 दिन तक आपको बस दिमाग में यह रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कम से कम 40 टेस्ट देना है। आप मेरी ये बात याद रखना, 40 टेस्ट देना है। 40 टेस्ट मतलब 5 दिन मैंने आपको विंडो दे दिया कि चलो भैया तबियत खराब ये वो, 40 टेस्ट चाहे कोचिंग में दो, चाहे घर पे दो, चाहे कहीं दो। पहली बात। दूसरी बात, मॉक टेस्ट फुल होता है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं फिजिक्स अभी दूंगा, अगले दिन मैं केमिस्ट्री दूंगा, अगले दिन ऐसा नहीं। मॉक टेस्ट मतलब पूरा का पूरा 3 घंटे का पेपर उठा कर देंगे। ये बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बैठने का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे तो आपको खुद नहीं पता कि आपका कंडीशन कैसा रहेगा वहां का। यह भी हो सकता है कि जो वहां पर बेंच डेस्क है वो बिल्कुल टूटी फूटी है,
ये भी हो सकता है कि वहां पर फैन अच्छा नहीं चल रहा है, आपको गर्मी लग रही है। ये भी हो सकता है कि सामने घड़ी ना हो, घड़ी नहीं दिख रही है। ये भी हो सकता है कि वहां बहुत स्मेल आ रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपके बैठने की जगह पर कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल कंडीशंस बने हुए हैं जो कि आपको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा हो। कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं। और इसीलिए इन 40 टेस्ट में स्ट्रेटेजी नंबर 1, कोई एक फिक्स टाइम पर टेस्ट नहीं देंगे। रिपीट, कोई एक फिक्स टाइम पर टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट अलग अलग समय पे देंगे। कभी मॉर्निंग में दे दीजिए, कभी 6 से 9, कभी 9 से 12, कभी 12 से 3, कभी 3 से 6, कभी 6 से 9 रात। आप टाइम पीरियड को फिक्स मत कीजिए, कभी भी दीजिए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप किस माहौल में परीक्षा देने वाले हैं। इसलिए अपने आप को एटलीस्ट 2 टाइम तो जरूर बनाइए, एक मॉर्निंग आवर का और एक दोपहर वाला। 3 से 6 वाला आपका टाइम हो सकता है, 9 से 12 का टाइम हो सकता है, कोई भी हो, टाइम जरूर बनाइए। 40 का 40 टेस्ट एकदम अलग अलग टाइम इंटरवल पे दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एसी रहेगा। आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको एसी मिलने वाला नहीं है, इसलिए सारा का सारा टेस्ट विदाउट एसी देना है, एयर कंडीशन नहीं चलाना है। अगर आपके घर में एसी नहीं है मतलब चकदे फट्टे यार, एक नंबर बढ़िया है, ये अच्छी बात हो गई। अगली बात यह है कि आपको अगले कुछ दिनों तक कभी कभी फैन के बगैर भी एग्जाम देना है। पंखा चलाइए, कभी ना चले तो बंद करके चलाइए। रोशनी, लाइट कभी सनलाइट में, कभी जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में उसमें, कभी थोड़ी सी मध्यम लाइट भी हो सकती है, चेंज बदलिए। कभी अलती पलती मार दो यार, वो जो बैठ जाते हैं ना पंडित जी की तरह, वैसे बैठ के परीक्षा दे दो। तुम अपने सिचुएशंस को बदल बदल कर एग्जाम दो ताकि तुम्हें पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। और हर एग्जाम, हर मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी एक स्ट्रैटेजी को देखो कि ये क्या चल रहा है। अपना असेसमेंट खुद से करो। मैंने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में मैंने क्या स्कोर किया, कौन सा चैप्टर मेरा अच्छा गया, कौन सा खराब गया, और बचे हुए टाइम पर उस पूरे चैप्टर पे काम करो। रेस्पेक्टिव टीचर से बात करो कि सर मुझे ये वाला टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, मेरी हेल्प कीजिए। PYQ को एकदम प्रॉपर बनाओ। मॉक टेस्ट आजकल ऑनलाइन सिस्टम, दुनिया में किसी क्वेश्चंस की कमी नहीं है, हर जगह भरे पड़े हैं। कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन जरूर किया होगा, आप वो दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन अगले 40 दिन मॉक टेस्ट मतलब गर्दा 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 उड़ा देना है, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली है चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी। मेरे दोस्त, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी के लिए 45 दिन का सीधा सा फंडा मैं आपको दे देता हूं। आपके 3 तरह के चैप्टर्स होंगे। पहला वेरी गुड चैप्टर, दूसरा एवरेज चैप्टर, और तीसरा एकदम से बैड चैप्टर, वर्स्ट, गंदा, बदबूदार चैप्टर है। आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, जो वेरी गुड चैप्टर है उसे और स्टार मार देना है, मतलब वो खराब नहीं होना चाहिए। अगले 15 दिन में वो उसे और अच्छा कर सकते हैं, कीजिए। 15 का 3 दिन का स्ट्रेटेजी लीजिए। सबसे पहले आप उठा सकते हैं अपने एवरेज चैप्टर को। अपने एवरेज चैप्टर को आपको वेरी गुड में कन्वर्ट करना है। कैसे कीजिएगा? अपने रेस्पेक्टिव टीचर से बात कीजिए, सब्जेक्ट से बात कीजिए, और प्रीवियस ईयर चैप्टर को उठाइए, किस पे ज्यादा एडवांटेज था, उसमें कहीं आपका एवरेज तो नहीं आ रहा है। और किसी भी एवरेज चैप्टर को गुड करने का सिंपल सा फंडा है PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, जैसे बनता है आपका कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएगा। जो बैड चैप्टर है इसको तो हर मतलब पूरे के पूरे 45 दिन में ऐसा रखिए कि हर दिन मुझे अपने इस बैड को गुड की तरफ ले जाना है। तो सीधा फंडा है, 3 सेगमेंट बनाइए। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर बार बार इरिटेट कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, भूल जाओ उसको। क्यों? वो एक चैप्टर ना सड़ा हुआ आलू है, पूरा का पूरा तुम्हारा पूरा टोकरी खराब कर देगा। दोस्त एकदम से भूल जाओ, हार्डली उससे एक क्वेश्चन आएगा, कौन जानता ऑप्शनल हो, छोड़ देंगे। उसके लिए पूरा का पूरा 50 घंटा बर्बाद नहीं कर देना है। कोशिश करो बैड चैप्टर एवरेज या गुड हो जाए, अच्छी बात है, पर बैड चैप्टर के चक्कर में एवरेज और बेस्ट चैप्टर मेरा खराब नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी चैप्टर वाइज एकदम बनाकर रखिए। निश्चित तौर पर आपका कोई ना कोई चैप्टर अच्छा होगा, निश्चित तौर पर आपकी स्ट्रेटेजी पहले से बेहतर हो चुकी होगी। काम कीजिए उस पर, और कुछ नहीं करना है, चैप्टर को मजबूत कीजिए। मैंने बोला है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगले दिन आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए जो श्योर शॉट एकदम आपको काम करके देगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स किसी में चाहिए तो बोलिएगा। तो ये हो गई। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम टेबल, कि अगले 45 दिन टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सच्चाई बता दो, दुनिया का कोई बच्चा टाइम टेबल फॉलो नहीं करता, बनाते सब है। मैं ये भी नहीं कहता कि फॉलो करना ही चाहिए, पर क्या आप 60-70% फॉलो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बनाइए, आप भी बनाइए, आज बनाइए। क्या टाइम टेबल बनाना है? 2 तरह का टाइम टेबल। पहला डे वाइज बनाइए। डे वाइज टाइम टेबल में क्या कीजिए, अपने एम या यूं कहें टारगेट रखिए। अपने एम और टारगेट को रखिए कि अगले 6 घंटे या आज दिन भर में मुझे फलाना 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 टॉपिक मुझे कवर कर लेना है। फिजिक्स से मुझे ये कर लेना है, मैथ मुझे ये कर लेना है, केमिस्ट्री मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है।
और शाम में, रात में सोने से पहले अपने आप को असेसमेंट दीजिए कि क्या मैंने आज जितना टास्क लिया था वो मैंने पूरा किया। अगर पूरा किया तो अगला काम क्या करना। यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो कि सबसे 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 ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में आप क्या करते हैं, सोचिए। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, क्या करते हैं आप एग्जाम में? जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, आप कलम लेते हैं, पेपर लेते हैं और फिर सोचने लगते हैं क्या था क्या था क्या था। रुकिए, क्या करते हैं? सोचने लगते हैं। अगर आप सोचने लगते हैं क्या था तो हो गया ना यार। घर पे प्रैक्टिस करो ना ऐसे ही। रात को सोने से पहले बैठो और दिन भर क्या किया था उसका सारा बस सोचकर दिमाग में लाओ। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा मैंने, कौन कौन सा फॉर्मूला था, कौन कौन सा थ्योरी था, क्या क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में कौन कौन सा रिएक्शन लिखा, क्या क्या किया, मैथ में क्या क्या सवाल बनाया, सब दिमाग में ले आओ। आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जो लगे वो एक्सरसाइज करो। आंख बंद के प्रैक्टिस करो। ये डेली का काम होना चाहिए। अगले 45 दिन करो तो सही, करो तो सही, करो तो सही यार, काम देगा आपको। आप डेली का एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को पूरा करो, डे वाइज टाइम टेबल। और एक टाइम टेबल रखो एटलीस्ट 20 डेज वाला, एटलीस्ट 20 डेज का, 20 + 20 दिन का, कि आपको लॉन्ग टर्म टाइम टेबल में आपको अगले 20 दिन में खुद से क्या चाहिए। अगले 20 दिन में मेरा जो सबसे वाहियात चैप्टर वो मेरा सबसे अच्छा हो जाएगा, ये मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है। और उसे अपने डेली टारगेट में शामिल करके अपने आप को असेसमेंट कीजिए। ये सुनने में अच्छा लगता है, अगर 50, 60, 70% भी कर दिया, काम हो गया। तो ये पूरी कहानी थी। इसमें से आपको जो जो सेगमेंट पे अलग से वीडियो चाहिए, ये सारे के सारे सेगमेंट पर आप मुझे कहिएगा, मैं बना दूंगा। टाइम टेबल पर जरूर काम कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होगा। बस इतनी सी बात थी और कहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट भाई। शुरू हो जाओ और याद रखना मेरी बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगले 45 दिन आपके हैं। लास्ट में एक बात और कहूंगा, यही अपॉर्चुनिटी है अप्रैल वाली, कर लो। क्योंकि बहुत सारे बोर्ड के बच्चे अभी कंफ्यूज्ड होंगे कि मैं 26 अप्रैल वाली परीक्षा बोर्ड वाली ध्यान दूं या मैं आईटी पर ध्यान दूं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में परफॉर्मेंस खराब करेंगे। मौका है, पकड़ लो, अप्रैल में निकाल लो, मई का मई में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए, गुड बाय।